तो आज अपन करने वाले AS17 का रिवीजन। AS17 के रिवीजन में सबसे पहले AS17 किस चीज का था? सेगमेंट रिपोर्टिंग। यानी यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एक मेरे कोई भी बिजनेस के सेगमेंट की इंडिविजुअल रिपोर्टिंग करना। अच्छा, रिपोर्टिंग करना मतलब क्या? अलग से उसकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना। ये मैं बिजनेस में जनरली दो चीजें बनाता, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन उसमें सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन रहती है क्या? नहीं। इसलिए सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं क्या बनाता हूँ? सेगमेंट रिपोर्टिंग। अच्छा, क्या ये हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है क्या? नहीं। किसके लिए मैंडेटरी है? नॉन एसएमसीज के लिए मैंडेटरी है। तो फिर एसएमसीज के लिए क्या रहेगा? ऑप्शनल रहेगा। एसएमसीज को बनाना है तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं। अच्छा, मैं बिजनेस में कितने बेसिस पे सेगमेंट बनाऊंगा? दो। या तो ज्योग्राफिकल के बेसिस पे ज्योग्राफिकल सेगमेंट, या फिर बिजनेस के प्रोडक्ट एंड सर्विस को बेसिस रख के बिजनेस सेगमेंट बनाऊंगा। बोलो याद आ रहा क्या? बोलो रे। यस, देखो क्या है, या तो डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस रह सकता, या फिर ऑपरेट इन द ज्योग्राफिकल एरिया जो कि डिफरेंट मार्जिन है। तो इसके ऊपर अलग से क्या करेंगे अपन? रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट सेगमेंट। अपन क्या देंगे? रिपोर्ट देंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। इससे बेनिफिट क्या होंगे? एक तो मैं परफॉर्मेंस अंडरस्टैंड कर सकता बेटर वे में, रिस्क एंड रिटर्न एनालाइज कर सकता सेगमेंट वाइज, और मेरे को कोई कौन सा सेगमेंट चालू रखना है, कौन सा सेगमेंट बंद करना है, इसके इन्फॉर्म जजमेंट और डिसीजन ले सकता क्या? मोर। बोलो रे। यस। चलो, उसके बाद बिजनेस सेगमेंट मतलब क्या? इट इज अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ अ एंटरप्राइज प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस और ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज सब्जेक्ट टू द डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न फ्रॉम अदर बिजनेस सेगमेंट। बोलो सिंपल याद रहेगा क्या? यस, बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट की डेफिनेशन सिमिलर थी। क्या है देखो, बिजनेस सेगमेंट क्या? इट इज अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस और ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, दैट इज सब्जेक्ट टू डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न फ्रॉम अदर बिजनेस सेगमेंट। अच्छा, इसी तरीके से ज्योग्राफिकल सेगमेंट की क्या थी? अगेन इट इज अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज दैट इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस या इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस। सेम लिख सकते क्या? यस, खाली क्या लिखना? विद इन पर्टिकुलर इकोनॉमिक एनवायरमेंट। क्या वर्ड ऐड करना है अपने को? विद इन पर्टिकुलर इकोनॉमिक एनवायरमेंट दैट इज सब्जेक्ट टू द डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न फ्रॉम दोज ऑपरेटिंग इन अदर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। यानी यहाँ पे क्या वर्ड हो गए? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट दो वर्ड अपने क्या कर देने के? ऐड करने के। बाकी सब सिमिलर रहेगा क्या? यस। अच्छा, बिजनेस सेगमेंट क्या बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकता है? डिटरमाइन, सबसे पहले प्रोडक्ट एंड सर्विस मेरे बिजनेस में अलग अलग है तो, या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस के बेसिस पे, क्लास ऑफ कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड, या फिर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी दोनों के एक्ट अलग अलग अप्लाई हो रहे हैं, तो क्या मैं अलग अलग बिजनेस सेगमेंट मान सकता क्या? यस। जब मैं ज्योग्राफिकल क्लासिफाई कर रहा तब क्या देखूंगा? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस देख सकता, ज्योग्राफिकल एरिया, करेंसी रिस्क, स्पेशल रिस्क और कंट्रोल रेगुलेशन। ये सबके बेसिस पे क्या बांट सकता मैं? ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स। अच्छा, ज्योग्राफिकल सेगमेंट के केस में रिस्क एंड रिटर्न कौन से बेसिस पे बेस होगा? या तो एक तो सबसे पहले लोकेशन ऑफ द प्रोडक्शन, या फिर लोकेशन ऑफ इट्स कस्टमर। बोलो जम रहा क्या? दो चीजें, या तो लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन या फिर लोकेशन ऑफ इट्स कस्टमर। अच्छा, कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा मेरे को बताओ फटाफट। जिसको AS17 के हिसाब से मेरे को सेगमेंट रिपोर्टिंग बनाना पड़ रहा है वो क्या हो गया? रिपोर्टेबल सेगमेंट। इसके कितने टेस्ट थे? 5 टेस्ट। याद आए क्या? यस, 5 टेस्ट थे। कौन से टेस्ट थे? बोलो याद करो, ट्राई करो। रेवेन्यू टेस्ट, रिजल्ट टेस्ट, एसेट टेस्ट, लायबिलिटी टेस्ट और 75, सॉरी लायबिलिटी टेस्ट थी नहीं, 75% टेस्ट और डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे 5 टेस्ट थे क्या? यस, डिटेल में आगे देखेंगे। अब सबसे पहले बोलो, दो तरीके की रिपोर्टिंग मैंने बताया था, एक तो प्राइमरी रिपोर्टिंग, दूसरी सेकेंडरी रिपोर्टिंग। मैंने तो बोला था हमेशा क्या देखना है? प्री डोमिनेंट नेचर किसका है, प्री डोमिनेंट सोर्स किसका है। अगर प्री डोमिनेंट सोर्स प्रोडक्ट एंड सर्विस है तो मेरा प्राइमरी रिपोर्टिंग कौन सा सेगमेंट के ऊपर करूंगा? बिजनेस। तो प्राइमरी बिजनेस और सेकेंडरी ज्योग्राफिकल। प्राइमरी बिजनेस और सेकेंडरी ज्योग्राफिकल। अगर मेरा प्री डोमिनेंट जो है ज्योग्राफिकल एरिया है तो प्राइमरी रिपोर्टिंग किस पे करूंगा? ज्योग्राफिकल सेगमेंट। अगर प्राइमरी रिपोर्टिंग ज्योग्राफिकल सेगमेंट तो सेकेंडरी बिजनेस पे। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो बिजनेस प्राइमरी, ज्योग्राफिकल सेकेंडरी। अच्छा, दोनों भी मेरे को अगर इंपॉर्टेंट लग रहे, प्रीडोमिनेंट लग रहे तो दोनों भी प्राइमरी में आ जाएंगे। बोलो वही देखेगा, देखो प्रोडक्ट एंड सर्विस है तो बिजनेस प्राइमरी, ज्योग्राफिकल सेकेंडरी, ज्योग्राफिकल है तो ज्योग्राफिकल प्राइमरी, बिजनेस सेकेंडरी, नॉट अवेलेबल तो बिजनेस को अज्यूम कर लेना प्राइमरी। हमेशा मेरे को क्या देखना है? प्रीडोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न किसका है। बोलो जमरा के पक्का? यस। अच्छा, प्राइमरी रिपोर्टिंग के अलग डिस्क्लोजर थे, सेकेंडरी रिपोर्टिंग के अलग डिस्क्लोजर थे। मेरे को बोलो कौन सी रिपोर्टिंग ज्यादा स्ट्रिंजेंट रहेगी, ज्यादा हार्ड रहेगी? प्राइमरी। प्राइमरी रिपोर्टिंग ज्यादा हार्ड रहेगी क्योंकि उसमें मैं ज्यादा डिटेल में डिस्क्लोजर्स दूंगा। बोलो याद आ रहा क्या? यस। उसके बाद देखे थे सेगमेंट रेवेन्यू।
सेगमेंट क्या है, एक्सपेंस, सेगमेंट एक्सपेंस के बाद सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट एसेट, सेगमेंट लायबिलिटी, पांचों चीजें देखेगा। यस, सबसे पहले सेगमेंट रेवेन्यू में आ जाओ। सबसे पहले मैंने तो क्या बोला, रेवेन्यू डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। दूसरा क्या है, अलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस। बरोबर है, क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले क्या है, रेवेन्यू डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, और दूसरा अलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस। ठीक है, रीजनेबल बेसिस मतलब कोई भी रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकता है, तो मतलब वो सेगमेंट का ही है। अच्छा, थर्ड क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट। एक बात बताओ, ये सीएफएस में आते हैं क्या रेवेन्यू फ्रॉम विद द अदर सेगमेंट्स? नहीं। जब भी मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तब मैं इंटर सेगमेंट रेवेन्यू क्या कर देता, एलिमिनेट कर देता, नहीं तो मेरा रेवेन्यू अनड्यू बढ़ जाएगा क्या। यस, एक सेगमेंट के लिए सेल है तो दूसरे सेगमेंट के लिए परचेस है। बोलो जम रहा क्या? नहीं, एक के लिए इनकम तो दूसरे के लिए एक्सपेंस, मेरा अनड्यू इनकम और एक्सपेंस बढ़ के दिखेगी क्या? यस, इसलिए जब भी मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा इसको क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। लेकिन जब मैं सेगमेंट रेवेन्यू क्लासिफाई कर रहा, क्या इंटर सेगमेंट सेल भी कंसीडर करूंगा क्या? यस, यानी ट्रांजैक्शन विद अदर बिजनेस सेगमेंट भी कंसीडर करूंगा क्या? बोलो रे यस। अच्छा, क्या क्या एक्सक्लूड होगा? सबसे पहले क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एज पर एएस 5। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, अगर मेरा बिजनेस फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। अगर मेरा बिजनेस फाइनेंशियल नेचर का है तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम मेरे लिए कहाँ इंक्लूड होगा, रेवेन्यू में इंक्लूड होगा। बोले जमरा क्या बक्का? यस। नेक्स्ट क्या है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर मेरा बिजनेस कौन से नेचर का नहीं है, फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, अगर फाइनेंशियल नेचर का है तो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होगा क्या? यस। अच्छा, क्या एक्सपेंस एज इट इज सेम थे क्या? यस, एक्सपेंस में भी एज इट इज सेम है। क्या है, सबसे पहले एक्सपेंस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, एक्सपेंस अलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस, और एक्सपेंस फ्रॉम द ट्रांजैक्शन विद अदर बिजनेस अदर सेगमेंट्स। बोलो बोले क्या बोलो रे? यस। अच्छा, एक्सक्लूड में भी सेम ही था क्या? एक्सक्लूड में एक्सपेंस में सबसे पहले क्या पढ़े थे, extraordinary item as per AS5, interest expense if business are not of financial nature, और थर्ड क्या था, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। याद आ रहा क्या? अच्छा, उसमें पे दो चीजें और थी। क्या दो चीजें और थी? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और इनकम टैक्स एक्सपेंस। बोलो याद आया क्या है? देखो वही है क्या? यस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, allocated on a reasonable basis, और expense with the transaction with other segment, extraordinary item, इंटरेस्ट एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद दो, एक तो इनकम टैक्स एक्सपेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। बोलो जमरा क्या पक्का? अच्छा, सेगमेंट रिजल्ट कैसे निकालूंगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, सिंपल है क्या? बोलो रे यस। अच्छा, उसके बाद सेगमेंट एसेट में क्या कहेंगे? सबसे पहले डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल, अलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम को कंसीडर कर रहा था, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम किस पे होगी? एसेट पे। तो क्या उसके एसेट को भी कंसीडर करूंगा क्या? यस। अगर सिंपल बता दो बिजनेस फाइनेंशियल नेचर का है तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो मिल रहा है वो एसेट्स को भी कंसीडर करूंगा क्या? यस, पक्का। अगर इनकम में कंसीडर किया, लेकिन अगर इनकम में कंसीडर नहीं किया तो सेगमेंट एसेट में कंसीडर करूंगा क्या? नहीं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या है, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल, अलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस इफ सेगमेंट रिजल्ट इंक्लूड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, एसेट इंक्लूड रिलेटेड रिसीवेबल लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। बोलो जमरा क्या पक्का? अच्छा, क्या क्या नहीं आता? इनकम टैक्स एसेट आएगा क्या? नहीं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के जो एसेट्स है वो आएंगे क्या? नहीं। बोले जमरा क्या पक्का? अच्छा, एसेट्स में से क्या, सेगमेंट एसेट में से डिडक्शन करूंगा क्या? अलाउंस और प्रोविजन, जैसे बैड डेट का प्रोविजन वगैरह डिडक्ट करता था, डिप्रेशन डिडक्ट करा था, सब डिडक्ट करूंगा क्या? यस। नेक्स्ट क्या है, सेगमेंट लायबिलिटी वही है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और अलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस। वापस से वही बात रिपीट हुई क्या? यस। अच्छा, उसके बाद अगर सेगमेंट रिजल्ट में मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस को कंसीडर किया तो उसके रिलेटेड लायबिलिटी भी कंसीडर करूंगा क्या? यस। अगर मतलब सिंपल बात होता है, बिजनेस फाइनेंशियल नेचर का है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जिसके ऊपर हो रहा था उसको लायबिलिटी भी कंसीडर करूंगा क्या? यस। किसके लिए? सेगमेंट के लिए। किसके लिए? सेगमेंट के लिए। वापस से क्या एक्सक्लूड होगा? इनकम टैक्स लायबिलिटी और बोरोइंग अदर देन फाइनेंसिंग नेचर वाले, वो क्या हो जाएंगे? सिंपली एक्सक्लूड हो जाएंगे। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। अगर टू और मोर सेगमेंट सिंगल एसेट या सिंगल लायबिलिटी यूज कर रहे तो वो केस में क्या कर दूंगा? अलोकेट करूंगा। क्या करूंगा? अलोकेट करूंगा उसके रेवेन्यू भी और एक्सपेंस भी, किसके रिलेटेड? एसेट एंड लायबिलिटीज के रिलेटेड। बोलो जमरा क्या पक्का? उसके बाद कितनी टेस्ट थी? 5। कौन से टेस्ट? रेवेन्यू टेस्ट, रिजल्ट टेस्ट, एसेट टेस्ट, 75% टेस्ट, डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट। रेवेन्यू टेस्ट क्या बोलता? 10% और मोर ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो रिपोर्टेबल। रिजल्ट टेस्ट क्या बोलता? 10% of more of all segments in profit or 10% or more of all segment in losses, whichever is greater is absolute amount। absolute amount मतलब क्या? नेगेटिव को क्या कर दो? इग्नोर कर दो। ये मेरा कौन सा टेस्ट बोलता था? रिजल्ट टेस्ट। उसके बाद क्या? एसेट टेस्ट क्या बोलता? 10% और मोर और टोटल एसेट। अच्छा, 75% टेस्ट क्या बोलता? बोलो।
total reportable segment must be at least 75% of the total revenue. If not, additional segment should be identified as a reportable until 75% threshold is met. अच्छा 75% टेस्ट में क्या एक्सटर्नल रेवेन्यू कंसिडर करूं या दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल? 75% टेस्ट में मैं सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू कंसिडर करता, लेकिन रेवेन्यू टेस्ट में क्या कंसिडर करूंगा? दोनों कंसिडर करूंगा, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। और डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या? मैनेजमेंट की मर्जी। बोलो बराबर है क्या? यस देखो रेवेन्यू टेस्ट क्या था? 10% और मोर ऑफ टोटल रेवेन्यू। रिजल्ट टेस्ट क्या था? प्रॉफिट और लॉस इज 10% ऑफ मोर ऑफ combined result of all segment in profit और combined result of all segment in losses greater is absolute amount। मतलब नेगेटिव को क्या कर देना है? बोलो रे, इग्नोर। नेगेटिव को भी क्या कंसीडर करना? पॉजिटिव ही कंसीडर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 10% ऑफ मोर ऑफ टोटल एसेट। और क्या 75% टेस्ट क्या बोलता है? टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू should constitute less than 75% of the total revenue, then additional segment should be identified as the reportable if even if they do not meet the 10% threshold until at least 75% reportable नहीं हो जाता। बोलो जमरा क्या पक्का? डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या? मैनेजमेंट की मर्जी, जिसको रिपोर्ट करना है करेंगे। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। अच्छा मैंने तो बोला एक बार सेगमेंट रिपोर्टेबल हुआ तो कितने साल तक रिपोर्ट होगा? 2 साल तक। अगर सपोज 2024 में रिपोर्टेबल हुआ तो क्या 2025 में ऑटोमेटिक रिपोर्टेबल करना पड़ेगा क्या? यस। फिर 2026 के लिए क्या चेक करेंगे? प्रीवियस ईयर में रिपोर्टेबल की कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी या नहीं। यहाँ पे अगर सपोज रिपोर्टेबल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई जस्ट बिकॉज प्रीवियस ईयर में रिपोर्टेबल हुआ इसलिए 2025 में रिपोर्टेबल हुआ, तो 2026 में होगा क्या? नहीं, गड़बड़ नहीं। देखो ध्यान दो, 2024 में रिपोर्टेबल था, 2025 में रिपोर्टेबल नहीं था, लेकिन 2024 की वजह से रिपोर्ट करना पड़ा, तो क्या 2026 में रिपोर्टेबल होगा क्या? नहीं। लेकिन 2025 में भी कंडीशन सेटिस्फाई तो 2026 में भी रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या? यस। अच्छा जब भी मैं फर्स्ट ईयर में रिपोर्ट करूंगा क्या मेरे को कंपैरेटिव पर्पस के लिए 2023 भी बताना है क्या? यस, कंपैरेटिव पर्पस के लिए 2023 भी बताना है। देखो क्या है, सबसे पहले फॉर प्रीसीडिंग पीरियड सेगमेंट डेटा जब प्रेजेंट किया, प्रीसीडिंग पीरियड में बताना पड़ेगा। करंट ईयर में रिपोर्टेबल होगा क्या? यस। नेक्स्ट पीरियड में भी रिपोर्टेबल होगा क्या? यस। इवन दो टेस्ट इज नॉट मेट रिपोर्टेबल फॉर द नेक्स्ट पीरियड, इफ नॉट रिपोर्टेबल इन नेक्स्ट पीरियड देन नो नीड टू रिपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट टू नेक्स्ट पीरियड। मतलब अगर 2025 में रिपोर्टेबल नहीं हुआ तो कब से रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है? 2026 से रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बोलो जमरा क्या पक्का? अच्छा सेगमेंट की अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी रह सकती है क्या ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए? बोलो रे यस। ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब क्या? एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को कौन से प्राइस पर ट्रांसफर करे। बरोबर है क्या? बोलो रे। वो कोई भी प्राइस रख सकते क्या? क्या लॉस में बेच सकते, क्या प्रॉफिट में बेच सकते? यस। किसकी मर्जी? एंटरप्राइज की मर्जी। खाली जो भी फॉलो करे वो कंसिस्टेंटली अप्लाई होना चाहिए क्या? यस। और अगर कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं करी तो क्या कर दो? डिस्क्लोज कर दो। देखो क्या है, बिल कॉस्ट रह सकता, बिलो कॉस्ट मार्केट प्राइस, एक्चुअल ट्रांसफर प्राइस शुड बी कंसीडर्ड एज रिपोर्टिंग व्हिचएवर इज पॉलिसी इज फॉलोड अप्लाइड कंसिस्टेंटली एंड सेम सेम क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज करना चाहिए। बोलो जमरा के पक्का? यस। नेक्स्ट क्या है देखो, दो फॉर्मेट, एक तो प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट और सेकेंडरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट। प्राइमरी रिपोर्टिंग में मैंने तुमको बोला सेगमेंट रेवेन्यू बताना दोनों वाइज, इंटरनल और एक्सटर्नल का बाइफरगेशन। उसके बाद क्या बताएंगे? सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट एसेट, सेगमेंट लायबिलिटीज। ये चार चीजें कॉमन वाली थी क्या? यस इजी है। क्या क्या? रेवेन्यू, रिजल्ट, एसेट, लायबिलिटी। क्या क्या? एक और बार, रेवेन्यू, रिजल्ट, एसेट, लायबिलिटी। ठीक है। उसके बाद तीन चीजें और थी, टोटल कॉस्ट इनकर्ड टू एक्वायर सेगमेंट एसेट। सेगमेंट में न्यू एसेट एक्वायर किए तो उसकी कॉस्ट इनकर्ड बता दो। और उसके बाद दो कब बनाएंगे? अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रहा। क्या नहीं बना रहा? कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रहा तो ये दो डिस्क्लोजर देने हैं। लेकिन अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा तो ये दो डिस्क्लोजर देने की जरूरत है क्या? नहीं है। बरोबर जमरा के पक्का? अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रहा तो ये दो चीजें बताना है। क्या है वो दो चीजें? नॉन कैश एक्सपेंस रिलेटेड था, एक तो क्या है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और दूसरा क्या है? अदर नॉन कैश एक्सपेंस अदर देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। दोनों भी क्या करने पड़ेंगे? डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। बोलो जमरा के पक्का? यस। और एट द एंड क्या बनाऊंगा मैं? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हर एक चीज के लिए, जैसे कि रेवेन्यू, रिजल्ट, एसेट, लायबिलिटी के लिए टोटल रेवेन्यू और सेगमेंट का रेवेन्यू में क्या क्या डिफरेंस है उसके लिए क्या बनाऊंगा? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अच्छा तुमको क्लास में बताया था क्या रीजंस रह सकते डिफरेंस के, याद आ रहा क्या? बोलो रे यस। वापिस से कितनी सीटें डिस्क्लोज करना है? 7। क्या क्या? एसेट, एसेट के बाद रिजल्ट, उसके बाद सॉरी रेवेन्यू, रिजल्ट, एसेट, लायबिलिटी। क्या क्या? रेवेन्यू, रिजल्ट, एसेट, लायबिलिटी। तीन चीजें न्यू है, तीन में से दो मैंडेटरी नहीं है, एक मैंडेटरी है। मैंडेटरी कौन सा वाला है?
कॉस्ट इनकर टू एक्वायर सेगमेंट एसेट्स, न्यू एसेट्स को एक्वायर करने के लिए कितनी कॉस्ट इनकर हुई। और ये आखिरी के दो कब डिस्क्लोज करूंगा, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रहा। क्या क्या है, एक तो डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और दूसरा क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस अदर देन डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा तो ये वहां कवर हो जाएंगे क्या, यस ठीक है। अच्छा उसके बाद सेकेंडरी रिपोर्टिंग में इसमें से ही कितने लिया था मैंने, बोलो इसमें से ही कितने लिया था, बोलो रे, 3 लिया हुआ है क्या इसी में से, यस इसी में से सबसे पहले क्या ले लिया, रेवेन्यू ले लिया, उसके बाद एसेट लिया, क्या लिया, एक तो रेवेन्यू लिया, दूसरा एसेट लिया, और थर्ड क्या लिया था, कॉस्ट इनकर टू एक्वायर न्यू एसेट। अच्छा अगर प्राइमरी बिजनेस के बेसिस पे तो सेकेंडरी, प्राइमरी बिजनेस प्राइमरी बिल्डिंग बिजनेस किया तो सेकेंडरी ज्योग्राफिकल, अगर प्राइमरी ज्योग्राफिकल तो सेकेंडरी बिजनेस, खाली वही बोला हुआ है। देखो पहले इसमें ज्योग्राफिकल एरिया वाइज बताया, दूसरे इसमें प्रोडक्ट एंड सर्विस वाइज बताया। देखो यहाँ पे समरी दी हुई एक बार, प्राइमरी में क्या आएंगे, रेवेन्यू, रिजल्ट, एसेट, लायबिलिटी, न्यू कॉस्ट इनकर, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड नॉन कैश एक्सपेंस। लेकिन ये दो कब बनेंगे, सीएफएस नहीं है तो बरोबर है क्या। अच्छा इसमें से क्या कितने आ गए यहाँ पे, रेवेन्यू, अच्छा यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों रेवेन्यू था, यहाँ पे कौन सा रेवेन्यू, सिर्फ सिर्फ एक्सटर्नल वाला। उसके बाद एसेट और न्यू एसेट कॉस्ट इनकर्ड क्या कर दो रिपोर्टिंग में, बताओ कौन सी रिपोर्टिंग में, सेकेंडरी रिपोर्टिंग में, ठीक है। चलो अदर डिस्क्लोजर, इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइस, अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी फॉलो कर रहे हैं, क्या कर देना, डिस्क्लोज कुछ भी चेंजेस जिसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, डिस्क्लोजर एंटरप्राइज शुड इंडिकेट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, बिजनेस सेगमेंट कौन सा बिजनेस पार्ट है वो क्या कर दो उसके बारे में डिस्क्लोज। मैंने तुमको बोला था डिस्क्लोजर सिर्फ R1 वाले हैं, बोलो याद आ रहा क्या, यस डायरेक्टली आ जाओ क्वेश्चन बैंक पे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इजी था, ये क्वेश्चन में सारे टेस्ट के हिसाब से सारे सेगमेंट रिपोर्टेबल हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, क्या कंपनी इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी खुद के हिसाब से ले सकता, क्या बोलो, यस क्या कॉस्ट लेस 10% में कंपनी बेच सकता क्या, यस इवन इफ मार्केट प्राइस में, मार्केट में मैं 25% अब वो कॉस्ट बेच रहा है, फिर भी इंटर सेगमेंट प्राइस 10% कॉस्ट पे, कॉस्ट का लेस 10% बेच सकता क्या, यस खाली जो भी फॉलो कर रहे हो कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए क्या, और डिस्क्लोज करना चाहिए, वो उसी के बारे में लिखा हुआ है। चलो ये वाला क्वेश्चन क्या था, कितने सेगमेंट थे, एक्स वाई जेड, एसेट कितने थी 10 करोड़, कैसे 2 3 5, डेफर्ड टैक्स एसेट 0.5 0.4 0.3, क्या डेफर्ड टैक्स एसेट कंसीडर करता क्या, नहीं, इनकम टैक्स एसेट अपन कंसीडर करते हैं क्या, बोलो रे नहीं कंसीडर करते तो ये क्या कर दूंगा एक्सक्लूड। तो देखो 2 3 5 में से 0.5 0.4 0.3 हटा दिया तो बचे कितने 1.5 2.6 और 4.7, इसका टोटल कितना आया 8.8, 8.8 का 10% कितना आएंगे 0.88, 0.88 से तीनों भी ज्यादा है क्या, यस यानी तीनों भी क्या हो गए, तीनों भी रिपोर्टेबल हो गए, कौन से टेस्ट के हिसाब से, एसेट टेस्ट के हिसाब से, कौन से टेस्ट के हिसाब से, एसेट टेस्ट। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बनाना था, सेगमेंट रिपोर्टिंग बना था, प्राइमरी और ज्योग्राफिकल दोनों भी। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला था तो प्राइमरी कौन से बेसिस पे बनाऊंगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो प्राइमरी बिजनेस, सेकेंडरी ज्योग्राफिकल, ठीक है। चलो यहाँ पे पहले तीनों का भी रेवेन्यू दिया हुआ है, अब रेवेन्यू मैंने तुमको क्या इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का बाइफरकेशन दूंगा क्या, यस रेवेन्यू के केस में तीनों दोनों का बाइफरकेशन दूंगा, कौन सा, एक तो इंटरनल वाला और एक्सटर्नल वाला। यहाँ पे भी देखो इन्होंने एक तो सबसे पहले बताया एक्सटर्नल वाला एक्सटर्नल सेल्स, और दूसरा बताया इंटर सेगमेंट सेल मतलब इंटरनल वाला। अच्छा एक बात बताओ, क्या इंटरनल सेल में क्या कर दूंगा, एलिमिनेट करूंगा क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा क्या, नहीं कंसोलिडेटेड में आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे मेरा क्या निकल गया टोटल रेवेन्यू, बोलो जम रहा क्या पक्का, यस उसके बाद रिजल्ट भी ऑलरेडी दिया हुआ है। हेड ऑफिस की कॉस्ट लूंगा क्या, नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हेड ऑफिस की कॉस्ट कंसीडर करता क्या, नहीं, इसलिए डायरेक्ट बाहर से माइनस करूंगा कंसोलिडेटेड में। इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस डायरेक्टली कहां से माइनस होगा, बाहर से, बोलो जम रहा क्या पक्का, यस। उसके बाद एसेट दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट दिया हुआ है, एसेट और नॉन करंट एसेट की अगर तुम टोटल लेंगे तो इससे मैच नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ हेड ऑफिस के भी है क्या, यस हेड ऑफिस वाले डायरेक्टली बाहर से ऐड हो जाएंगे, पहले उन्होंने देखो सेगमेंट वाइज ऐड किए, फिर अनअलोकेटेड हेड ऑफिस वाले ऐड कर दिए, तो मेरे पास टोटल आ गई, बोले जम रहा क्या पक्का। लायबिलिटीज के केस में भी सेम किया, लायबिलिटी पहले तीनों सेगमेंट के लिया, फिर डायरेक्टली जो हेड ऑफिस की थी वो भी ऐड कर दिया, तो मेरी टोटल लायबिलिटीज आ गई। अब बोलो यहाँ पे प्राइमरी बिजनेस था तो सेकेंडरी कौन सा होना चाहिए, ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल में दो कंसिडर करूंगा, एक तो एक इंटरनल जो डोमेस्टिक वाले, दूसरा क्या है एक्सपोर्ट, तीन तरह के, एक तो एक्सपोर्ट सेल था, दूसरा एक्सपोर्ट सेल टू रवांडा, तीसरा एक्सपोर्ट सेल टू मालदीव्स। ये एक तरीके से क्या हो गया मेरे लिए ज्योग्राफिकल हो गया क्या, यस देखो वही है, देखो एक्सपोर्ट सेल्स, उसके बाद एक्सपोर्ट टू रवांडा, एक्सपोर्ट टू मालदीव, कंसोलिडेटेड एंड होम सेल्स इन्होंने भी बता दिया। ये कौन से बेसिस पे हो गया, ज्योग्राफिकल बेसिस पे, बोलो याद आया क्या, बोलो रे, यस। अच्छा
माइक्रोटेक यूपीएस बना था, इन्वर्टर के लिए भी बैटरी बना था, यूपीएस के लिए बना था और कार ट्रक के लिए बना था। कितने डिवीजन रहेंगे इसके, कितने सेगमेंट? दो। याद आ रहा क्या? दो सेगमेंट के देखते, ऑटोमोबाइल वाला और दूसरा बोलो बैटरीज फॉर इन्वर्टर एंड यूपीएस, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा क्या? यस। चलो क्वेश्चन नंबर 6 रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला हुआ है कि क्या एक कंट्री में दो सेगमेंट रह सकते हैं क्या, रूरल और अर्बन? बोलो रे। यस। क्या सेम कंट्री के अंदर दो सेगमेंट रह सकते हैं क्या जोग्राफिकल बेसिस पे? डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? यस होगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था? तीन थे। कौन सा? एक तो लोकल में, एक यूके और यूएसए। क्या है बोले? एक तो लोकल में, दूसरा यूके और यूएसए। अच्छा, लोकल में कितना, इंडिया में कितना बेच रहा था? 70%। यूएसए में कितना बेच रहा? 25%। और 5% कहाँ में बेच रहा? यूके। तो कौन सा रिपोर्ट करना पड़ेगा? इंडियन और यूएसए रिपोर्ट करना पड़ेगा। यूके रिपोर्टेबल होगा क्या? नहीं, क्योंकि लेस देन 10% है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से बेटर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कौन सा वाला क्वेश्चन है ये? रिजल्ट टेस्ट के ऊपर का क्वेश्चन है। मैंने तुमको क्या बोला? ऑल सेगमेंट इन प्रॉफिट और ऑल सेगमेंट इन लॉसेस विच एवर इज ग्रेटर इज एब्सोल्यूट अमाउंट। ऑल सेगमेंट इन प्रॉफिट 780, 1500, 6000 कितना हो गया? 8280। 2300, 4500 कितना हो गया? 6800। दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? 8220। इसका 10% 828। 828 क्या है मेरे लिए? एब्सोल्यूट है। तो 828 के हिसाब से रिपोर्टेबल हो रहा क्या? नहीं। ए तो नहीं हो रहा, बी हो रहा क्या? यस। अच्छा, नेगेटिव और 828 तुम बोलेंगे सर 2300 828 से तो छोटा ही है। मैंने तुमको बोला नेगेटिव इग्नोर करना है, क्योंकि क्या है? एब्सोल्यूट अमाउंट। ये भी रिपोर्टेबल, ये भी रिपोर्टेबल, ये भी रिपोर्टेबल। कौन सा हो जाएंगे? बी सी डी ई विल बी रिपोर्टेबल। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। देखो वही आंसर है इनका, बी सी डी भी। चलो यहाँ पे कितने सेगमेंट थे? 6 सेगमेंट है। तुमको 6 सेगमेंट में हर एक टेस्ट लगा के देखना है कौन सा रिपोर्टेबल होगा। सबसे पहले एक बात बताओ, रेवेन्यू टेस्ट के लिए इंटरनल एक्सटर्नल दोनों रेवेन्यू कंसिडर करूंगा क्या? यस। तो दोनों का कंसिडर करना। 35 350, 10,400 कितना आएगा? 45 750। इसका 10% 4575। अब दोनों मिला के देखना, 4575 के ऊपर है क्या, दो 4575 के ऊपर है क्या, देखना सारे मिला के चेक करना। तो कौन से आ देंगे? देखो रेवेन्यू टेस्ट के हिसाब से एल एम ओ पी हो जाएंगे। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने तुमको बोला ऑल सेगमेंट इन प्रॉफिट एंड ऑल सेगमेंट इन लॉसेस। ऑल सेगमेंट इन प्रॉफिट कौन से? 3 1500 900 600 कितना आया? 6000 आया क्या? यस। दूसरा क्या है? 1500 750 2000 250। विच इज ग्रेटर इज एब्सोल्यूट अमाउंट, मतलब कौन सा हो गया? 6000। 6000 का 10% कितना हो गया? 600। 600 देखो रिपोर्टेबल 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 और रिपोर्टेबल। क्या सारी रिपोर्टेबल हो गए क्या? यस। एल एम एन ओ पी क्यू। बोलो बरोबर है क्या? यस। उसके बाद क्या है? एसेट टेस्ट भी एसेट टेस्ट लगा के देख लो, जो भी रिपोर्टेबल आएंगे। अच्छा यहाँ पे 75% टेस्ट लगाने की जरूरत है क्या? क्योंकि 100% ही रिपोर्टेबल हो गए ना एक टेस्ट के हिसाब से। कौन से टेस्ट के हिसाब से? रिजल्ट टेस्ट के हिसाब से 100% रिपोर्टेबल हो गए, तो 75% टेस्ट लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। चलो उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट निकालना था। देखो क्या है? डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल रेवेन्यू दिया हुआ है, 1,10,000 का बेसिस दिया है, 5:4:2। कितना आएगा? 50 40 20। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? रेवेन्यू आ गया। उसके बाद रेवेन्यू फॉर ट्रांजेक्शन विद अदर सेगमेंट क्या कंसिडर करूंगा क्या रिजल्ट टेस्ट के लिए? बोलो रे। यस कंसिडर कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने टोटल रेवेन्यू निकाल लिया। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 77 का, अलोकेशन कर देना 5:2:3 के बेसिस पे। और ये वाले भी एक्सपेंस कंसिडर करूंगा क्या? यस। और रिजल्ट कैसे आ जाएगा मेरा फिर? बोलो। यहाँ पे निकाला रेवेन्यू, यहाँ पे निकाला एक्सपेंसेस, रिजल्ट कैसे आ गया? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। क्या निकल गया मेरा? रिजल्ट निकल गया। बोलो जमरा क्या पक्का? और मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालना था? सिर्फ रिजल्ट ही निकालना था। ठीक है। चलो इजी है क्या? बोलो रे। यस। तो यहाँ पे अपना कौन सा खत्म होगा? AS17 एंड हुआ। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो तुम डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 9860059520। अगर बुक्स ऑर्डर करना है, कुछ भी रिलेटेड डाउट्स एंड क्वेरीज है, डायरेक्टली ये नंबर पे तुम टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। ठीक है। चलो लेट्स एंड दिस रिवीजन वीडियो।